देश के पहले गांव माणा में होगी धामी कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी से की इस विषय में चर्चा। देहरादून में सीएम धामी ने किया ऊर्जा संरक्षण महोत्सव का शुभारंभ, कहा ऊर्जा संरक्षण के संकल्प पर हर दिन करें काम। प्रदेश में फिर महंगी हो सकती है बिजली, यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में 7% से ज्यादा दर बढ़ाने का प्रस्ताव पास। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया कालाझुंगी में औचक निरीक्षण के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे क्लिनिकों को किया सील, सीएमओ से मांगी सभी क्लिनिकों की रिपोर्ट। लालकुआं में सड़क हादसे में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार डिप्टी रेंजर को मारी टक्कर। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में बीती 21 अक्टूबर को सीमांत गांव माणा में संदेश दिया था कि देश की सीमा पर बसा हर गांव उनके लिए पहला गांव है। इसी के मद्देनजर गांव के विकास को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और अब प्रदेश सरकार ने भी सीमांत गांव को प्रथम गांव मानते हुए इनके समग्र विकास को प्रभावी कदम उठाने की ठानी है। जल्द ही इस प्रथम गांव माणा में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सरकार वहां गांव के विकास को लेकर मंथन में जुटेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से भी बात की है। जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव में कहा कि जो सीमांत के हमारे ये गांव हैं, इन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है और प्रथम गांव की संज्ञा देकर उनका विकास हो, वो सबके ध्यान में आए, सबके कार्यशैली में आए, कार्य व्यवहार में आए, शासन प्रशासन सभी जाए और उसको लेकर हम जहां भारत सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज की योजना है, जो उस योजना पर तो काम कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर से इन गाँवों के विकास के लिए सीमांत विकास के क्षेत्र में प्रतिबद्ध होकर आगे काम कर रही है। देहरादून में शुरू हुई 4 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 26 टीमों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल कोटे को फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बाद प्रतिभावान खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, जिसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं न कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फोटो पर्यटन जोन में ट्री हाउस का उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर वन विभाग के आला अधिकारी समेत जसपुर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि फोटो रेंज में
3 ट्री हाउस बनाने का प्लान है ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके। वहीं पर्यटन जोन में बिजली, पानी और स्टाफ के रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी। ट्री हाउस बनाने का प्लान है इसी फातो जोन में, ताकि एक जगह जब 2-3 ट्री हाउस बन जाएंगे तो हम वो सुविधाएं दे पाएंगे जो लोगों को यहाँ पे चाहिए, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, मान लो कोई अपने स्टाफ और गाड़ी के साथ आता है तो स्टाफ को रुकने की है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इन बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा देकर इन छात्र छात्राओं का भविष्य तय करते हैं शिक्षक। लेकिन जरा राजकीय इंटर कॉलेज घेस की ये तस्वीर देखिए। कक्षाओं से इतर खुली धूप में छात्र छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते रखते शिक्षक छात्रों के भविष्य का ध्यान रखना भूल गए। कक्षाओं में शिक्षकों के लिए रखी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, एक भी शिक्षक मौजूद नहीं रहता। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए वे विद्यालय में शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए नजर आए। उनके मुताबिक विद्यालय में कई पद रिक्त चल रहे हैं और सिर्फ 5 परमानेंट अध्यापक और 3 गेस्ट टीचर अध्यापन कार्य के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि 8 अध्यापकों की मौजूदगी में बावजूद छत पर धूप सेकते इन छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जहमत एक भी अध्यापक नहीं उठा पा रहे हैं। हैं और 2 LT में रिक्त हैं पद इंग्लिश और मैथ्स में, और इंटर में 3 पद रिक्त हैं इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और ज्योग्राफी में। बाकी यहाँ पे 3 गेस्ट टीचर रखे हैं हमने और 5 टीचर परमानेंट है। सुनिए, आज यहाँ पे BTC की मीटिंग है और इस वजह से बच्चों को काफ़ी अरेंजमेंट भी करना पड़ा है और यहाँ पे हमारे पास अच्छी कक्षाएँ न होने के बावजूद इसलिए हमने बच्चों को बाहर बिठा रखा है। क्योंकि और टीचर भी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं जो BTC की मीटिंग है, और कुछ मेरे साथ यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं जो यूडाइस कोड है और एजुकेशन प्रोफाइल पर बच्चों के नंबर रखने हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मोहन गिरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इन बच्चों के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़, क्या वजह है कि शिक्षक गायब हो जाते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि 12 दिसंबर की ये घटना है जब राजकीय इंटर कॉलेज घेस के विद्यालय में बाहर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो सामने कुर्सियां रखी जो शिक्षकों के लिए लगाई गई थी उनमें एक भी शिक्षक 5-5 कक्षाएं यहाँ पे संचालित होती है और एक भी शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तस्वीरों में कैद नहीं हो पाया। हालांकि BDC बैठक का हवाला उसके बाद प्रधानाचार्य ने दिया कि BDC बैठक होने के चलते कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय में अधिकांश पद रिक्त हैं, लेकिन उनके मुताबिक 5 पूर्णकालिक पद वहां पर भरे हुए हैं और 3 गेस्ट टीचर भी हैं। कुल मिला के कहा जाए तो 8 टीचरों के होने के बावजूद अगर 5 कक्षाएं एक साथ इस तरीके से देखी जाती हैं, तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे धूप में किताबें खोल के तो बैठे हैं, लेकिन एक भी टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि BDC बैठक का जरूर हवाला दिया गया है, प्रधानाचार्य द्वारा ये भी कहा गया कि BDC बैठक में हमारे टीचर प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर BDC की बैठक में एक शिक्षक का काम क्या होता है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि सामने जो तस्वीरें हैं इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस धरने पे उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चल रही है और किस तरीके से लापरवाही का नतीजा देखा जा सकता है कि यहाँ पर देखने को मिला है शिक्षकों द्वारा किस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मोहन, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में युवा लगातार नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के आदेश पर मालधन चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह मेहता ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया और तुमड़िया डैम फर्स्ट और तुमड़िया डैम सेकेंड के जंगलों में सघन चेकिंग तो अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ दिया। साथ ही करीब 350 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल महोदय के आदेशानुसार वर्तमान में चल रहे अभियान नशे के विरुद्ध अभियान के चलते
आज हमारे द्वारा मालदन क्षेत्र में तुमड़े डैम फर्स्ट और तुमड़े डैम सेकंड में सघन चेकिंग के दौरान 2 अवैध रूप से संचालित कच्ची शराब की भट्टियों और उसके साथ ही लगभग 350 लीटर लहन नष्ट किया गया और यह अभियान आगे भी चलता है। इनके बारे में फिलहाल हम खोजबीन कर रहे हैं। ये जो भट्टियां थी फिलहाल ये जंगल में बनी हुई थी। महिला अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन अस्थायी चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई बार शासन को पत्र लिख चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इससे गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद स्वीकृत हैं, जिनमें अभी तक स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने पद्मपुरी से अस्थायी तौर पर डॉक्टर कुमोद पंत को यहां नियुक्त किया है, जो पिछले दिनों से बीमार हैं। बता दें कि आगामी 17 दिसंबर तक रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर रहेंगे। उनके आने पर ही सेवा सुचारू होने की संभावना है। हालांकि अब देखना होगा कि महिलाओं को कितने दिन तक इस परेशानी से जूझना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हमारे हैं, लेकिन अभी वो बीमार चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो हमारी अभी अल्ट्रासाउंड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और रूटीन में तो हम लोग डेट दे रहे थे, लेकिन जो इमरजेंसी वाले थे वो अभी बेस में डॉक्टर विपिन पंत हैं, वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से कल से उनकी भी तबीयत खराब हो गई है, तो 5-6 दिन के लिए, हफ्ता भर आपको मैं कह नहीं सकती, भाई डॉक्टर है, बीमार भी होता ही है। तो जब उनकी तबीयत, वो भी नॉन स्टॉप कर रहे थे काम, तो अब जब वो ठीक होंगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। अब जो इमरजेंसी है वो करवा दो। इमरजेंसी ऑपरेशन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ डॉपलर हैं, ये हैं, हम लोग जो धड़कन, पहले रूटीन में जो अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हो जाते थे ना, तो अधिकतर पुराने ज़माने तो अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, तो जैसे हम लोग वैसे काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में हमारा डॉपलर है, वो है, उसी से काम कर रहे हैं। जो कम मूवमेंट वाले बच्चे ऐसे दे रहे हैं, और जो रूटीन वाले हैं वो आगे डॉक्टर जब आ जाएगा। और मैंने महानिदेशालय और इधर भी बात कर रखी है, और हमारी डायरेक्टर मैम से ही बात की है। सीओ मैम को तो पहले से ही संज्ञान में है ही और बताया भी है, तो वो जल्दी मतलब किसी डॉक्टर की व्यवस्था करने वाले हैं। मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड का है, जहां यूनियन बैंक के सामने एक लकड़ी के कारखाने में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास भगदड़ मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें एक कार, 2 बाइकों, फलों के ठेले जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मालिक मोहम्मद यासीन ने बताया कि सभी लोग सोए हुए थे। पुलिस ने आकर हमें बताया कि आग लग गई है। साथ ही कहा कि आग की चपेट में आने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो पता नहीं सर, बस रात को हम छोड़ रहे थे, पुलिस वालों ने आकर उठाया, आग लग गई। इसमें बहुत सामान था, कम से कम 1-1.25 करोड़ रुपए का नुकसान है। बाजार चौकी के सामने लकड़ी का एक कारखाना है, यहाँ पे आरा मशीन है, जिसमें कि सूचना मिली कि आग लग गई है। तुरंत मैं 2 गाड़ियों को लेके घटनास्थल पहुंचा, तो आग की जो विकरालता थी उसको देखते हुए काशीपुर से और बाजपुर से और सिद्धार्थ पेपर मिल से भी गाड़ियां मंगाई गई, और इसको अभी तक पूरा कंट्रोल कर दिया गया है। कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, और इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कितना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन, खाता निवासियों को बिजली, पानी और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के उद्देश्य से काम किया जाएगा। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और अपने काफिले में जोड़ने के लिए मैदान पर उतरेंगे। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और छोटे व्यवसायियों के 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोन को मुक्त कराने के अलावा उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके लिए पार्टी का हर सिपाही जंग लड़ने को तैयार है। हम केंद्र में सरकार के साथ हैं। माननीय मंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रामदेव अठावले जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता भारत सरकार, हमने उनसे प्रार्थना की है, जितने भी खत्तों में लोग बसे हुए हैं, उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, कोई कहीं पे बैठे, चाहे जंगलात में बैठे, चाहे फॉरेस्ट में बैठे, फॉरेस्ट पंचायत में बैठे, उनको बिजली पानी आपको मुहैया कराना ही पड़ेगा। तो हम यही मुद्दों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था इसे थोड़ा सही हो जाए,
मतलब ये सब की सुन ले, बड़ों की सुनती है, छोटे की अधिक नहीं सुनती है। भूमि वन विभाग में रह रहे हैं, वन भी उसमें रहते हैं, वनों में उन्हें कहीं तो उसी जगह भूमि मिली या जो खत्तों में रह रहे हैं उन्हें खत्तों वालों को ये है उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जा, बिजली हो जा, पानी हो जा, उनके गरीब बच्चे हो, मजदूर आदमी हो, स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, उनके थोड़ा 10वीं 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई फ्री हो जा। हम लोग अधिकतर ये है अगर नहीं होता तो हम जो भी होगा प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे और सरकार तक मतलब जनता को बता जाएगा सरकार कुछ नहीं कर रही भाई। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में पीडीएस वितरण में जमकर धांधली की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों और हितग्राहियों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया और कार्रवाई करने की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मधु स्व सहायता समूह द्वारा राशन वितरण का काम किया जा रहा है, जहां हितग्राहियों को अक्टूबर नवंबर का फ्री चावल भी रुपए लेकर दिया गया। वहीं 2 माह से राशन नहीं दिया गया। वहीं मृतक के नाम पर भी राशन वितरण किया गया है। आज राशन दुकान के घोटाला को लेके आए हैं। जब से कोरोना काल हुआ है तब से बोनस जो आ रहा है जनता को उससे वंचित बहुत जनता का तो शुरू से लफा कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और अक्टूबर नवंबर से अक्टूबर का पैसा भी लिए हैं और अक्टूबर का से बोनस देना बंद कर दिया है। पहले आए थे 1-2 बार से किए थे लेकिन सुनवाई तो नहीं हो पाया। चावल वितरण घोटाला के लिए अक्टूबर और नवंबर का चावल नहीं मिला तो बोनस वाला संपर्क किया। समूह की शिकायत तो नहीं किए हैं कि हम लोग को अभी पता चला ना। गाँव वाले को यही मांग है कि जो 55 किलो बोनस था वो तो नहीं दिए, उसको पूरा करें। अभी भेड़ी मोड़ा गाँव के कुछ ग्रामीण आए थे जो राशन वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन किए हैं। उच्च अधिकारी एसडीएम द्वारा आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भारी अव्यवस्थाओं से परेशान रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने अस्पताल प्रशासन पर अल्ट्रासाउंड कक्ष में सुविधा न देने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है, जिससे मरीज रोजाना परेशान हो रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि नई मशीन के लिए सीएमओ चंपावत को अवगत करा दिया गया है। अल्ट्रासाउंड रूम की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतनी इस रूम में लाइटिंग है कि अल्ट्रासाउंड करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, फिर भी मैं जैसे तैसे कर देती हूँ पेशेंट्स का, ठीक है। और दूसरा, हमारी मशीन जो है बहुत पुअर रेजोल्यूशन है। सीएमओ सर से डिमांड करिए, मशीन तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि वो आ रही है। मैंने हीटर के लिए बोला था रूम में, जुनैद बॉस ने हीटर दिला दिया, लेकिन इतनी सीलन है कि ये हीटर भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। मैंने बोला है कि पर्दे लगवाने के लिए, कारपेट लगवाने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज आती है, वो कांपती रहती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो कांपते रहते हैं, क्योंकि जेली होती है वो बहुत ठंडी होती है। अब उसमें ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, डॉक्टर भी क्या कर सकता है। सुविधाओं का अभाव है, इस वजह से ही मेरा, अगर मैं रिजाइन भी करती हूँ तो मेरा यही रीजन रहेगा। पहले तो अल्ट्रासाउंड रूम हमारा जो था टपकता था, क्योंकि हमारे बिल्डिंग की शॉर्टेज है। तो हमारे यहाँ एक दिन विधायक जी ने, फतेहाल जी ने, माननीय विधायक जी हमारे, उन्होंने पहले विजिट की थी, तो उन्होंने कुछ हमें वहां से जो है हेल्प भी की। तो उनके द्वारा टीन लगवाई गई थी, तो वो टपकना तो बंद हो गया था। लेकिन हमारे पास बिल्डिंग की शॉर्टेज है बहुत, हम दूसरा अल्ट्रासाउंड कक्ष भी कहीं नहीं बना सकते क्योंकि कहीं बिल्डिंग नहीं है हमारे पास। और बाकी जो उन्होंने शिकायत की है कि हमारे पास पर्दे नहीं है, तो हमने उनको पर्दे के लिए बहुत पहले ओली जी को कहा था, लेकिन ये छुट्टी पे चले गए थे ओली जी 15 दिन ईएल पे। तो अभी वापस लौट के आए हैं। आज कह रहे हैं कि पर्दे लगवा देंगे, आज कारपेट भी कोशिश करेंगे, अगर बजट होगा तो कारपेट भी उनका लगवा देंगे। बाकी जो मशीन का इशू है वो शासन स्तर से होता है। हमने अपनी डिमांड कोविड में भी रखी थी कि हमें मशीन दूसरी नई चाहिए, लेकिन सीएमओ सर के द्वारा भेजा गया है वहां पर। देखिए जल्दी से जल्दी हो जाएगा। उत्तराखंड के रुड़की में ठेकेदार के साथ हुए लूट और हत्या के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल कंपनी में ठेकेदार के साथ कुछ बदमाशों ने 8 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस दौरान बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी थी। वहीं मौके पर कुछ ग्रामीणों ने एक बदमाश को धर दबोचा, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें दोनों के बीच हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। क्षेत्र में एक ठेकेदार है जो पैसा निकाल के जा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार थे,
और उनसे जो एक लूट की घटना हुई थी जिसपे मौके पर जो है एक बदमाश को पकड़ा गया था। जो जानकारी मिली थी उससे पता चला था उन्होंने 8 लाख रुपए करीब निकाले थे। करीब 6 से 6.5 लाख रुपए जो है शेष थे जिनको बदमाश लूट के ले गए थे, जिसमें कुछ बदमाशों के फिर पूछताछ के बाद संदिग्ध नाम आए थे। चूंकि इन बदमाशों के बारे में जो जानकारी मिली थी उसमें हमारी टीमें लगी थी। सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी। सब्जी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इसके बाद जो ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूंकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी। तो विस्तार से जो है कल ही इसमें डिटेल पूरे प्राप्त हो पाएंगे। कालाचुंगी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बसपा नेता सुंदरलाल आर्य पर उन्हीं के गांव के सैकड़ों लोगों ने गांव में आतंक फैलाने और कमजोर लोगों की जमीनें हड़पने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नेता की दबंगई से त्रस्त दर्जनों ग्रामीणों ने मंगलवार को हल्द्वानी बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बसपा नेता की दादागिरी से परेशान होकर लोग पलायन भी कर चुके हैं। नेता अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते गांव के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें परेशान करता है। ग्रामीणों का कहना है कि अब वह आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और धरने के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती और लोगों की जमीनें उसके कब्जे से छुड़ाई नहीं जाती। मसूरी में फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। वार्षिक सम्मेलन में वक्ताओं ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बीपी गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक संगठन बहुत पुराना है, लेकिन अब पूरे प्रदेश से आए वरिष्ठ नागरिकों ने नए सिरे से संगठन का गठन किया है। उन्होंने कहा कि वृद्ध जनों के लिए जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उन्हें परिवार और समाज से सम्मान नहीं मिल रहा है, उसे दिलाने का प्रयास करेंगे और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करेंगे। हमारे देश में अगर हम वरिष्ठ नागरिकों को देखें तो लगभग 12 से 14% के लगभग हमारे पास वरिष्ठ नागरिक हैं, परंतु उनके सम्मान के लिए, उनके फायदे के लिए बहुत सारी योजनाएं कागज़ों पर तो बनाई गई हैं, पर धरातल पर वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। आप देखें समय समय पर योजनाएं आती रहीं। अब जैसे था पहले फ्री तीर्थाटन करा रहे थे हम अपना उत्तरांचल में, कम से कम यहाँ के वासियों को, वो विड्रॉ कर ली गई। अभी जो रेलवे कंसेशन था उसे विड्रॉ कर लिया गया। तो इन सब कार्यों को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी उत्तराखंड में अभी तक वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। ये संगठन हमारा बहुत पुराना संगठन है, लेकिन कुछ कारणों से, कोविड काल भी रहा, कुछ अन्य कारण भी रहे कि जिससे कि ये थोड़ा सा इसमें नीरसता आ गई थी। जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने एक नए सिरे से इस फेडरेशन का प्रारूप तैयार किया है। फेडरेशन के हित में, चाहे वो सरकार हो या समाज हो, हम उसमें इनके निरंतर सेवा भाव से करते हुए हम इसमें काम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ।